नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस में हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में चुनावी हलचल की। तो जम्मू कश्मीर में आज चुनाव का अंतिम चरण है। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के लिए आज वोटिंग है। आज फुल एंड फाइनल रेस 7 जिलों के 40 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज वोटिंग के लिए यानी मतदान का अंतिम चरण 1 अक्टूबर, आज तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है। सुबह से ही वोटिंग चल रही है। शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में चुनाव के परिणाम आएंगे। आज 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। मतदान को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के खासा इंतजाम किए हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शुभम बोगल का। शुभम, क्योंकि आज फुल एंड फाइनल रेस है, आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण की वोटिंग चल रही है। ऐसे में आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, क्या कुछ स्थिति मतदाताओं के बीच, कैसा जोश, कैसा उत्साह? देखिए, बिल्कुल रिया, आपको बताते चले तो इस वक्त जो है लगभग सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारें जो है वो लगना शुरू हो गई थी और लोग जो है वो 7 बजे से मतदान करने के लिए अपने घरों से रवाना हुए हैं। वहीं आपको बताते चले तो मैं इस वक्त बिश्नाह विधानसभा में खड़ा हूं और यहाँ पर लोगों में, महिलाओं में और युवाओं में काफी उत्साह जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लोग लगातार जो है वो मतदान के लिए और जो है वो बाहर निकल रहे हैं। आपको बताएं तो लगभग 10 सालों के बाद जो है वो यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है और लोग अपने घरों से निकलकर जो है वो मतदान कर रहे हैं। जी रिया। शुभम, जिस तरह से 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, बीजेपी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के अपने अलग मुद्दे रहे हैं। जब भी चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की हो जम्मू कश्मीर में, या गृह मंत्री अमित शाह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, बीजेपी ने आतंकवाद को मुद्दा बनाया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब की बार गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का अलग मुद्दा था, जिस तरह से कांग्रेस ने स्पेशल स्टेटस जो है वो, या जो स्टेट का जो स्टेटस है वो बहाल करने की यहां पर बात कही थी। वहीं पीडीपी है चुनावी रण में। तो किस तरह से जम्मू कश्मीर का ये रण? देखिए, बिल्कुल रिया, आपको बताते चले तो एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। पर इस बार की अगर चुनावों की अगर हम बात करें तो इस बार जो चुनाव है कांटे की टक्कर जो है वो इस बार चुनावों में जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ भाजपा बड़े बड़े दावे कर रही है और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो सामने आया है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। फिलहाल देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा और लोग जो है वो आज अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और लोगों को इंतजार है कि वो अपना विधायक जो है वो चुनेंगे, अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे और 10 साल के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी। जो नेताओं या जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो अलग है, लेकिन अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें, जम्मू कश्मीर की जनता का क्या कुछ कहना है? क्या कुछ जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं जो इस चुनाव को एक तरह से लीड कर रहे हैं? देखिए रिया, आपको बताते चले तो इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, एक तो सबसे पहले जो बेरोजगारी है वो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। युवा जब अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और साफ तौर से वो ये कहना है कि हम लोग इस बार जो वोट करेंगे वो बदलाव की ओर वोट होगा और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए वोट होगा। और जिस तरीके से सरकार जो वादे करती है, क्या सरकार उन वादों पर खड़े उतर पाएगी? और फिलहाल अगर मैं बात करूं तो रिया, यहाँ पर लगभग 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो पीछे का वक्त गया है और जो नया विधायक बनकर आएगा, कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती जरूर होगी कि 10 सालों से जो डेवलपमेंट के जो काम रुके हैं उनको भी अगर पूरा हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि लोगों में खुशी जो है वो जरूर होगी। साथ ही क्योंकि शुभम, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जो है लगातार जारी है और ऐसे में शाम तक ये वोटिंग होनी है। जैसा आपने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, बुजुर्गों में भी उत्साह है मतदान को लेकर, क्योंकि 10 साल बाद वोट पड़ रहे हैं। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वोटिंग को देखते हुए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम?
देखिए बिल्कुल, अगर मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ तो यहाँ पर बड़े जबरदस्त तरीके के साथ जो है वो सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। और कल भी जिस तरीके से रिपोर्टर लाइव कार्यक्रम में भी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो यहाँ के जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो टीम आई है वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जो है वो कल से ही यहाँ पे रवाना हो चुकी थी और पूरे 7 बजे जो है वो यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई और बड़े जबरदस्त तरीके से जो है वो यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। जी रिया, क्योंकि चुनाव के जो परिणाम है शुभम वो 7 अक्टूबर को सामने आने हैं, उससे पहले अगर बात करें हलचल की, किस तरह से हलचल और जम्मू कश्मीर की अगर फिजा की बात करें, किस और जम्मू कश्मीर की फिजा, देखिए क्या बिल्कुल कुछ आप समीकरण बनते हुए या बिगड़ते हुए देख पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर मैं जम्मू कश्मीर के समीकरण की बात करूं तो जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर और लोगों की जो अफवाहें चल रही है, कोई कह रहा है कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस की सरकार बन रही है और भाजपा के जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है। फिलहाल इंतजार लोगों को जरूर है और लोग जो है वो आज मतदान कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी लगातार प्रचार कर रहे थे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकलिए और मतदान करिए। और वही आज सुबह से लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर को जो है वो 8 तारीख को अपना मुख्यमंत्री मिल जाएगा। चुनाव एक तरह से एक पर्व की तरह होता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, और कोशिश यही की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकले और इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने, अपना वोट जरूर दे। ऐसे में जैसे आपने भी बताया कि प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक जरूर किया गया, लेकिन अगर पहले और दूसरे चरण की बात करें, क्या कुछ मतदान प्रतिशत रहा? देखिए, अगर दूसरे चरण की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी, कश्मीर घाटी की अगर बात करूं तो वहां पर भी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा था, क्योंकि भिन्न पार्टियां कह रही थी कि शायद इस बार जो है लोग मतदान के लिए, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा उत्साह था, क्योंकि 10 साल के बाद उनको अपना विधायक चुनने का मौका मिल रहा है। 10 साल तक उन लोगों की जो परेशानियां थी, उनका कोई मसीहा नहीं था जो उनके वो मसले हल करता, तो लोगों में उत्साह था और लोगों ने काफी ज्यादा परसेंटेज में जो है वो लोग अपने घरों से बाहर निकले और उन्हें वोट किया। और आज तीसरा लास्ट चरण है और अब इंतजार है 8 तारीख का कि 8 तारीख को परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सभी की जो किस्मत के पिटारे जो हैं वो यहाँ पर आज भरे जाएंगे और किसकी किस्मत खुलेगी ये फिलहाल। बिल्कुल, यानी जम्मू कश्मीर की जनता आखिर किसको चुनती है, 10 साल बाद किसकी सरकार बनती है, ये तमाम मुद्दों पर हमारी नजर रहेगी। शुभम, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे के। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 अक्टूबर को जयपुर दौरे पर रहेंगे। संगठन पदाधिकारियों, विधायकों के साथ वो बैठक करेंगे, साथ ही सदस्यता अभियान को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे। बीजेपी सदस्यता में पिछड़ा हुआ है राजस्थान और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में सदस्यता अभियान अपना शुरू किया था, अगर सदस्यता अभियान की बात करें तो सबसे पिछड़ा हुआ इसमें राजस्थान है और यही वजह है अब राजस्थान में संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान जाएंगे। 6 अक्टूबर को जयपुर का वो दौरा करेंगे, जहां वो विधायकों, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी देंगे और किस तरह से जो सदस्यता अभियान है वो आगे बढ़ रहा है, सदस्यता अभियान को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा। 6 अक्टूबर को जेपी नड्डा जयपुर जाएंगे, जहां वो पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कुलदीप सैनी का। कुलदीप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के अलग अलग राज्यों में सदस्यता अभियान की मुहिम शुरू की थी, लेकिन अगर लक्ष्य प्राप्त करने की बात करें तो सबसे पिछड़ा हुआ राजस्थान दिखाई पड़ता है। क्या यही वजह कि जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा और जो सदस्यता अभियान है उसको एक तरह से किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, जोर कैसे दिया जाए, किस तरह से रणनीति? रिया, कल दिल्ली में जब बैठक हुई, जब खुद गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, तो खासतौर पर ये देखा गया कि राजस्थान में उपचुनाव भी है और सदस्यता अभियान को लेकर कहीं ना कहीं ये कमी खासतौर पर राजस्थान में दिखने को मिली। अगर हम देखें तो जेपी नड्डा खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हाल ही में जब पार्टी में नए प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए हैं और मदन राठौर पर मुहर केंद्रीय मंत्रिमंडल की लगी है,
तो ये कहा जा सकता है कि अगर सदस्यता अभियान में राजस्थान विफल रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जेपी नड्डा के सर पर भी मंडेगी, क्योंकि पार्टी की संगठन की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की होती है। तो कहीं ना कहीं वो पार्टी में कार्यकर्ताओं और विधायकों के बीच में एक मंत्र फूकने का काम आज जेपी नड्डा करने वाले हैं। पर सदस्यता अभियान को लेकर पहले कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, उसके बाद एक एक विधायकों के साथ वहां पर जेपी नड्डा मुलाकात करके सदस्यता अभियान में तेजी लाने की बात कहेंगे। हालांकि उपचुनाव को लेकर भी चर्चा होनी है, लेकिन सबसे बड़ा जोर पार्टी संगठन में किस तरह की कमजोरी रही है, क्या कुछ वजह रही है। बिल्कुल यही चीज लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिला था कि हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया राजस्थान में, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। क्या यही वजह कि संगठन को मजबूती देने के लिए एक तरह से जेपी नड्डा का ये दौरा, और जिस तरह से कुलदीप आपने समझाया कि पदाधिकारियों के साथ भी बैठक है, विधायकों के साथ भी बैठक है और उपचुनाव को लेकर भी चर्चा? देखिए, इस बात में कोई कोताही नहीं, क्योंकि जहां हम देखते हैं कि जहां भारत के अंदर 2 स्टेट के अंदर अभी जहां चुनाव हो रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में खुद मुख्यमंत्री रहे, झारखंड में मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में मुख्यमंत्री हरियाणा चले गए, और उसके बाद राइजिंग राजस्थान का जो प्रदेश का कार्यक्रम है। तो जब प्रदेश के सूबे के मुखिया ही खुद बाहर रहकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की कमजोरी साफ तौर पर नजर आई है, क्योंकि संगठन में अभी मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष है वो नए हैं, और जिम्मेदारी काफी बड़ी है, क्योंकि राजस्थान अपने आप में बहुत बाहुल्य क्षेत्र है, और जहां पर सदस्यों को जोड़ने की बात आती है तो पार्टी का एक धड़ा कहीं ना कहीं नाराज चल रहा है। जैसे हम वसुंधरा खीमे की बात कहें या फिर किरोड़ी लाल मीणा की अलग बात करें, तो पार्टी संगठित जरूर नजर आती है, लेकिन ये कहने के तौर पे है, क्योंकि अगर संगठन में शक्ति होती तो कहीं ना कहीं जो और प्रदेश हम देख रहे हैं, हरियाणा देख रहे हैं, उसके बाद पंजाब देख रहे हैं, दिल्ली देख रहे हैं, तो वहां के मुकाबले भी राजस्थान ने वो प्रतिशत हासिल नहीं किया, और यही वजह है कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष को जयपुर आना पड़ रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब करके बुलाया जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि कल जब अमित शाह और जेपी नड्डा की बात मुलाकात हुई थी, और वहां पर राजस्थान का नाम लिया गया था बकायदा, और उस नाम के बाद में चयन किया गया, क्योंकि प्रस्तावित दौरा था और जेपी नड्डा को आना ही था। तो ये कार्यक्रम जो प्रस्तावित रखा गया था वो अब इसलिए सुर्खियों में, क्योंकि राजस्थान में कहीं ना कहीं अब बड़ी जिम्मेदारियां तय की जाएगी, और संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन के तमाम पदाधिकारियों को एक एक जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि वो सदस्यता अभियान को तेज करें और चुनाव के लिए भी तैयार रहे। क्योंकि यानी राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल है या नहीं, यही देखने के लिए जेपी नड्डा का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण। लेकिन अगर 6 अक्टूबर के दिन की बात करें कुलदीप, तो क्या कुछ जेपी नड्डा का पूरा सिलसिलेवार कार्यक्रम? जेपी नड्डा 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर उनके साथ 20 संतोष जो पार्टी के संगठन राष्ट्रीय महामंत्री है, और उनके साथ ये भी माना जा रहा है कि जो प्रभारी है राधा मोहन दास अग्रवाल, वो भी उनके साथ होंगे, क्योंकि 2 दिन पहले हमने देखा कि पार्टी के बीच में जब सदस्यता अभियान को लेकर जब दिल्ली से मंत्री आए, दिल्ली से पार्टी के बड़े संगठन के लोग आए, तो उन्होंने देखा कि राजस्थान में जो सदस्यता अभियान है वो काफी कमजोर है, और इसकी समीक्षा की जो पूरी रिपोर्ट थी वो दिल्ली पहुंचाई गई कि राजस्थान में किस तरीके से सदस्यता अभियान ढीला चल रहा है और क्या कुछ कमी रही है। और ये जब जेपी नड्डा के पास 2 दिन की रिपोर्ट पहुंची है, उसके बाद अब जेपी नड्डा 11 बजे जब एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, सीधे वो पार्टी संगठन कार्यालय पहुंचेंगे और संगठन कार्यालय। बिल्कुल, यानी बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए राजस्थान में जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा, हालांकि कितना महत्वपूर्ण ये दौरा रहता है, क्या कुछ होता है, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा के हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से संवाद भी किया, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा, जिससे उन्होंने कहा कि कांग्रेस बाधाएं पैदा करती है, कांग्रेस ने देश का विभाजन किया है, कांग्रेस सनातन से नफरत करती है, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। डबल इंजन की भाजपा की सरकार मात्र जो काम कांग्रेस 60-65 वर्षों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 2 वर्ष में वह 500 वर्षों की समस्या का समाधान करके अयोध्या में रामलला का विराजमान करवा दिया।
की संस्कृति को कोस रहे हैं। बहनों और भाइयों, राम की संस्कृति को कोसने वाला वही व्यक्ति होगा जो रोम की संस्कृति पर विश्वास करता होगा। ये रोम की संस्कृति को मानने वाले लोग आज राम की संस्कृति को उसको कोसने का काम कर रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लगातार यही कार्य करते रहे ये लोग, और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, जो राम का नहीं, एक तो घोषणा करिए, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। राम तो भारत राष्ट्र के प्रतीक हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, भारत ने संसद के जब देश के संविधान को बनाने का काम किया तो संविधान में जो मूल प्रति है उस मूल प्रति में पुष्पक विमान से भगवान राम का, माता जानकी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ अयोध्या आगमन का चित्र आज भी बना हुआ है। और इसीलिए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भारत के अंदर शासन की, सुशासन की व्यवस्था का आधार कोई बन सकता है तो मात्र राम राज्य हो सकता है, राम राज्य। और उस राम राज्य को जमीनी हकीकत पर लाने का काम कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मुझे बताइए, देश पे जब संकट आता है, कभी कहीं कोई आपदा आ गई, आपने कहीं किसी आपदा में कांग्रेस के नेताओं को सेवा के कार्यों के साथ जुड़ते हुए देखा है क्या? आपदा मानते किसी एक क्षेत्र विशेष में आती होगी, लेकिन कोरोना महामारी तो पूरी दुनिया के अंदर आई थी, पूरा देश इसकी चपेट में आया था। श्री राहुल गांधी कहीं गए थे क्या? बहनों और भाइयों, जब कोरोना महामारी के दौरान सेवा की बात आई थी तो केवल भाजपा का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आह्वान पर सेवा ही संगठन है संकल्प के साथ अपनी जान की परवाह के बगैर जनता जनार्दन की सेवा कर रहे थे। बहनों और भाइयों, देश के संकट के समय राहुल जी को 140 करोड़ के भारतवासी याद नहीं आते, उस समय उन्हें याद आती है इटली में नानी याद आती है। जो आपके संकट के समय आपके साथ नहीं खड़े हो सकते तो क्या उनको चुन करके भेजना चाहिए क्या? एक गलती कभी मत करना। यह देश लगातार गलती पे गलती क्या करता गया कि इन लोगों ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। इन लोगों ने देश में आतंकवाद की जननी कांग्रेस, उग्रवाद की जननी कांग्रेस, नक्सलवाद की जननी कांग्रेस, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस और माफिया और कांग्रेस तो ऐसे हैं जैसे एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। चोली दामन का इनका साथ हो गया है। वह माइनिंग माफिया हो, वह वन माफिया हो, वह पशु माफिया हो या संगठित अपराध में लिप्त माफिया, इन सब के साथ इनका गठजोड़ है। ये जनता जनार्दन का शोषण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा का नाम है, भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। वहीं अयोध्या रेप मामले में बड़ा अपडेट आप सभी को दे दें। अयोध्या रेप मामले में मोहित खान के नौकर राजू का डीएनए पीड़िता से मैच होने के बाद रेप की पुष्टि हो गई है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सोमवार को सील बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की गई।
जिसमें पीड़िता से रेप की पुष्टि हुई है। हालांकि ये डीएनए मोहित खान से मैच नहीं हुआ। इस मामले में अब 3 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस पंकज भाटिया कर रहे थे। उनके सामने सोमवार को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की गई। इस डीएनए रिपोर्ट में मोहित खान के नौकर राजू से पीड़िता के सैंपल मैच हुए हैं, जिससे रेप की पुष्टि हुई है। तो अयोध्या का यह पूरा मामला, जहां अयोध्या के चर्चित रेप केस मामले में सपा नेता मोहित खान के नौकर राजू का डीएनए पीड़िता से मैच होने के बाद रेप की पुष्टि हो गई है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सोमवार को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें पीड़िता से रेप की पुष्टि हो गई है। हालांकि ये डीएनए मोहित खान, जो कि मुख्य आरोपी थे, उससे मैच नहीं हुआ है। इस मामले में अब 3 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस पंकज भाटिया कर रहे थे। उनके सामने सोमवार को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की गई। इस डीएनए रिपोर्ट में मोहित खान के नौकर राजू से पीड़िता के सैंपल मैच हो गए हैं, जिससे रेप की पुष्टि हो गई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।